आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ की जनता को सरकार से मिलने वाले तोहफों की। 20-22 दिन बाद फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होने वाली है। ऐसे में कई जगह ऑफर है तो कई जगह स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी हुई है। वैसे मार्केट से अलग सियासी गलियारों में भी यही चिंता है। चुनाव जो पास है सो सरकार ने भी जनता के लिए पिटारा खोल दिया है। पुलिस वालों से लेकर बाकी शासकीय कर्मचारियों तक और सवर्णों से लेकर बेरोजगारों तक को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की कोरी चुनावी कवायद है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। देश में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट है। आजकल में ही चुनावों की तारीखों की संभावित आहट है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 15 साल बाद सत्ता आई है और चुनावों से पहले बघेल सरकार जनता के लिए ढेरों ऑफर लाई है। 2019 की चुनौती सामने है और छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनाव की चुनौती पार करने के लिए सरकार ने जनता के लिए तोहफों का पिटारा खोल दिया है। एक एक करके आपको उन तोहफों के बारे में बताते हैं। चुनाव से पहले भूपेश सरकार ने पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को साधने के लिए दांव चल दिया है। सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% से बढ़ाकर 9% कर दिया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 मार्च से मिलेगा और इसका लाभ पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग की लंबे समय से चली आ रही वीकली ऑफ की मांग को भी सरकार ने मान लिया है। अगला तोहफा बेरोजगारों के लिए है। सरकार बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी में है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में 23 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। सूत्रों के मुताबिक भत्ते के लिए सरकार क्राइटेरिया तय कर सकती है और इस तरह करीब 10 लाख शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता मिल सकता है। इससे सरकारी खजाने पर 3000 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। तो साथ ही सरकार शराबबंदी की तरफ भी बढ़ती दिख रही है। सरकार ने शराबबंदी के लिए 3 समितियों का ऐलान किया है। इसके साथ ही नजर सवर्णों पर भी है। सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ भी जल्द दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि ये सब मुद्दे उसके मैनिफेस्टो में थे और सरकार अपने वचन पूरे कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सारी कवायद सिर्फ चुनाव को देखते हुए की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से यह मानना रहा है कि आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कटौती किए बिना सामान्य वर्ग के गरीब लोगों का आरक्षण कांग्रेस पार्टी शुरू से देना चाहती थी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भी इसको लागू करेगी। और इसके लिए परीक्षण करने के लिए किस प्रकार से अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण को प्रभावित किए बिना इस आरक्षण को छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो चीज़ें जारी की थी उसका भी आज तक पालन नहीं किया गया है और ये सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये सारा कृत्य किया जा रहा है। इनकी नीयत में खोट है। ये कोई काम नहीं, सिर्फ दिखावा करना जानती है। विधानसभा चुनाव के बाद अब दोनों बड़े सियासी दलों के सामने लोकसभा चुनाव की चुनौती है। बीजेपी जहां सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बता रही है तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि वो अपना वचन निभा रही है। लेकिन चुनाव से पहले बघेल के खुले पिटारे से जनता कितनी खुश या मायूस है ये तो नतीजे ही बताएंगे। सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो चुनावी सीजन है, सरकार कई ऑफर्स के साथ आपके सामने है और चुनाव से पहले की ये डील है, ऑफर्स लीजिए और उसके बाद आप जिसको मर्जी उसको वोट दीजिए। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, नेता कांग्रेस के चंद्रशेखर शुक्ला जी और उसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा श्रीचंद सुंदरानी जी से है। सुंदरानी जी, ये तो दुनिया की रीत है, जिसकी सरकार है चुनाव से पहले तोहफे देगी। आप भी देख लीजिए सर, कोई योजना में आते हो तो। आसिफ जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। 10% गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण देने की बात कह रही है और घोषणा पत्र का हवाला दे रही है, जबकि मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार पूरे देश में 10% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। उनको अनिवार्य रूप से लागू करना था, लेकिन अभी तक लागू न करके अभी भी कमेटी की बात की जा रही है। शराबबंदी पे 3 कमेटियां बनाई है, अध्ययन
अध्ययन दल बनाए हैं 3। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव को पार करना चाहते हैं। 10 लाख बेरोजगारों को 2,500 रुपये भत्ता देने की बात इन्होंने कही थी। ये भी एक कमेटी बनाकर लोकसभा चुनाव तक, ताकि जवाबदेही न बने और जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठे तो ये कह सके कि हमने तो कमेटी बना दी है और आप इंतजार करिए, लोकसभा चुनाव के बाद हम देंगे। आसिफ भाई, मैं आपको बता दूं कि यह सरकार घोषणाओं वाली सरकार है और आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद तनख्वाह बांटने के लिए इनको कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज 7,500 करोड़ 70 दिन में 105 करोड़ प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता पे कर्ज लादा जा रहा है। जिस तेजी से ये कर्ज लेने वाली सरकार आर्थिक प्रबंधनों को किस प्रकार से खेल खेल रही है, आपको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करेगी, जिस प्रकार का कृत्य ये सरकार कर रही है। हास्यास्पद बातें हैं, आरक्षण की बात में हास्यास्पद बात है। शराबबंदी, जब इन्होंने शपथ पत्र भरवाया, युवकों के फॉर्म भरवाए, 2 लाख नौजवानों के फॉर्म भराए थे, उनको तो दे दो बेरोजगारी भत्ता 2,500, बाकी लोगों को 8 लाख को लोकसभा चुनाव के बाद देना। शुरुआत तो करो। कमेटी बनाने की बात करते हो आप, कमेटी और SIT बनाने वाली सरकार बनकर रह गई है। ये हर मुद्दे पे SIT, हर मुद्दे पे कमेटी, हर मुद्दे पे अध्ययन दल, ये सरकार की तस्वीर है। ठीक है, बीजेपी उस पर पहले से सरकार पर बदलापुर का आरोप लगाते रहे। सुंदरानी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। छत्तीसगढ़ में सफाया होगा आसिफ भाई। ठीक, सुंदरानी सर, मैं आता हूं आपके पास जी। ये देखिए, बीजेपी हमलावर है और चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, ये बात हम सब जानते हैं कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उस वक्त कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात थी, लेकिन सर आपने थोड़ा ज्यादा लंबा वक्त नहीं ले लिया अपना वादा निभाते निभाते। 2014 में वादा किया था, 19 चुनाव आ गया, अब आप कह रहे हैं कि हम ये हमारे मैनिफेस्टो में था, और वैसे ये सरकार बीजेपी लेकर आई है। देखिए आसिफ जी, बहुत सारी बातें आदरणीय श्रीचंद भैया ने भी कही हैं। 2-3 बातें कि 2014 में सरकार थी, सरकार चली गई, हम नहीं कर पाए, इस बात का अफसोस है। और 2014 से 2019 तक जनता ने क्या क्या भुगता है यह बताने की जरूरत नहीं। सरकार बनने के बाद पहले बार में ही जो निर्णय लिया गया भूपेश बघेल द्वारा, वो स्वागत योग्य है और आर्थिक आरक्षण हम दे रहे हैं। अब तकलीफ श्रीचंद भैया कह रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं, तकलीफ किस बात की, आपत्ति किस बात की? दे तो रहे हैं ना। रही बात बेरोजगारी भत्ता की, हम उनको बेरोजगारी भत्ता न देके प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं या उनको काम में लगा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, उसमें भी इनको तकलीफ। नशाबंदी का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी इनको तकलीफ। पिछले 15 साल से सिगोफेबाजी और सेक चुल्ली की घोषणाओं के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज किसान हमारे साथ है, सरकार बनते साथ हमने 2 घंटे के अंदर अपने वादे पूरा किया, कर्ज माफ किया, उनको 2500 समर्थन मूल्य दिया। हमारे घोषणा पत्र के जो बिंदु हैं क्रमबद्ध 1 बाय 1 हम उसको पूरा करते जा रहे हैं। चाहे वो पुलिस को छुट्टी देने की बात हो या उनको एरियर्स देने की बात हो, चाहे पेंशनरों को लाभ देने की बात हो, बेरोजगारों को भत्ता देना ही है, लेकिन पहले यदि हम उनको काम में लगा के प्रोत्साहन राशि दे रहे सामाजिक कार्य में, इसमें आपत्ति क्या है? नशाबंदी हम एक दिन में तो कहीं नहीं होता है। इन्होंने भी कमेटियां बनाई थी, हमने भी कमेटी बनाई, हम कृत संकल्पित है नशाबंदी के लिए। इसमें नई बात क्या है? घोषणा करना हमारा काम नहीं है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में रेडियो में सुन रहा था कि मोदी जी है तो मुमकिन है, एक भी चीज बता दी जो मुमकिन ही हो। कितने युवाओं को मुद्रा लोन से लोन मिला है, कितने लोगों को 5 लाख रुपए तक चिकित्सा भत्ता मिला है, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है। तो सिर्फ नीरव मोदी का भागना, मेहुल चौकसी का जाना, विजय माल्या का उड़ जाना, राफेल का फाइल को घोटाला हो जाना, सैनिकों का मर जाना, यही मुमकिन हुआ इस देश में। इसके अलावा और कुछ मुमकिन नहीं हुआ है। 15 लाख देने की बात की थी, 6,000 में आके टिक गए। हमने तो प्रति किसानों को, 5 एकड़ वाले किसानों को 56,650 रुपए दिया है। देखिए, बोलना बहुत आसान बात है, लेकिन वादों को करके पूरा कर दिखाना। 2014 में सरकार चली गई, अन्यथा उसी समय आर्थिक आधार पर आरक्षण पूरा हो जाता। लेकिन चुनावी नहीं, देखिए ये तो मत कहिए शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास बचाने के लिए। शुक्ला जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। गंगेश सर,
कांग्रेस जो ये दावा कर रही है कि अगर 14 में सरकार आ जाती तो वो आर्थिक आरक्षण वाला हो जाता। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा सर, 14 से पहले की भी मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं कांग्रेस के बिंदुओं में ये चीजें रही कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देंगे, लेकिन 60 दल 60 चुनाव निकलते गए और उनके मैनिफेस्टो तक ही ये सीमित रह गया। अब ये बहुत बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है सवर्ण को आर्थिक आरक्षण देना, और यही बात है कि बीजेपी क्यों नहीं भुनाना चाहेगी। बिल्कुल, हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी 2 महीने पहले, करीब 2.5 महीने पहले जो विधानसभा की चुनाव हुए हैं, उस वक्त भी ये मुद्दा बड़े जोर शोर से, उसके पहले भी ये मुद्दा लगातार जोर शोर से उठा 5 राज्यों में। खास तौर पे 3 राज्यों में मैंने देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये मुद्दा बहुत जोर पकड़ा था। और छत्तीसगढ़ में तो इसका बहुत व्यापक असर नहीं दिखा। सपाक्स की एक टीम बनी थी जिसमें सवर्ण आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से, छत्तीसगढ़ में उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर बिल्कुल दिखा था। और इसके बाद चूंकि अब लोकसभा चुनाव है और इस मुद्दे को कैच किया भाजपा ने इसको कैच करके पहले घोषणा कर दी। इस घोषणा के होने के बाद यहाँ के एक मंत्री, उन्होंने इसको मानने से इनकार भी किया था, तो उस पर भी बवाल मचा था। तो जनता का रुख भी इसमें दिखा कि सवर्ण आरक्षण अगर लागू नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ में तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ यहाँ पर जनता में नाराजगी आएगी और इसका असर दिखने को मिलेगा। तो यही वजह है कि जब विधानसभा, अभी जो बजट का सत्र आएगा विधानसभा का, तो उस बजट के सत्र में इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि हम सवर्ण आरक्षण को लागू करेंगे। और ये मैनिफेस्टो में तो इनके रहा है, शुरू से रहा है, लागू करने में जरूर देरी हुई है। जी सुंदरानी साहब, सर देखिए, मुझे याद है कि जब भी हम कर्ज को लेकर आपके सरकार में रहते हुए आपसे हम सवाल पूछते थे तो सुंदरानी जी आप कहते थे कि कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर जनता के विकास के लिए कर्ज लिया जा रहा है तो फिर सरकार अपने आप मैनेज कर लेगी। तो फिर सर ये परिभाषाएं, ये धारणा क्यों बदल जाती है सरकार बदलते ही? नहीं, जानते हुए कि सर खजाना खाली, हमारी परिभाषा नहीं बदली आसिफ भाई, हमारी कर्ज पे आपत्ति नहीं है। हमने 28,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया था 15 साल की सरकार में, और हमने 3.25% जो मापदंड तय है उसके नीचे, और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति मजबूत स्थिति में हमने छोड़ा है। हमने वित्तीय प्रबंधन के मामले में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को यूपीए गवर्नमेंट और में 3 बार पुरस्कृत किया गया वित्तीय प्रबंधन सही ढंग से होने की वजह से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज इन्होंने पुलिस विभाग के कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी दी है। मैं इसको अच्छा निर्णय मानता हूं, निर्णय अच्छा लिया है। लेकिन आसिफ भाई, जो रायपुर की राजधानी में जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार पुलिस के साथ अपमानजनक दुर्भावना से और उनके खिलाफ जिस प्रकार की हरकतें पुलिस का मनोबल गिराने के लिए किया जा रहा है, एक व्यक्ति पुलिस को धमकाने लगा है साहब, पुलिस के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है। 15 साल में एक उदाहरण नहीं आया कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार के सदस्यों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की हो। ये घटनाएं हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, अपहरण हो रहे हैं। जी शुक्ला जी। जी आसिफ जी, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शहर के विधायक हुआ करते थे, वर्तमान में विधायक है माननीय अग्रवाल जी, उनके अनुज, उनके रिश्तेदारों ने फूल चौक में पुलिस वालों को पीटा था। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, याद दिला रहा हूं प्रसंग, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं। और रही बात कांग्रेस नेता की, तो कार्यवाही हुई है, कड़ी कब हुई? 3 दिन बाद, सोशल मीडिया में चलने के बाद, सोशल मीडिया में चलने के बाद, मीडिया में चलने के बाद 3 दिन बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश हुआ। पुलिस इतना डरी हुई है कि उसके खिलाफ शिकायत करने को तैयार नहीं थी पुलिस। सोशल मीडिया में मामला नहीं आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। शुक्ला जी, आप क्या बात करेंगे? शुक्ला जी, आपकी पुलिस इतनी डरी हुई है कि कोई रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं है। पीड़ित पक्ष ने जैसे ही अपना पक्ष 3 दिन लग गए पीड़ित आया रिपोर्ट, एक पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखाने में 3 दिन, एक पुलिस वाले को
को रिपोर्ट लिखाने में 3 दिन, वो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ठीक है सर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां तो है, ऑफर पे हम बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल है। हिम्मत नहीं कर पाया, इतना डरा दिया गया था। आपके समय में तो कार्रवाई भी नहीं हुई थी। शुक्ला जी, एक सवाल है सर, सुनिए जी सर। आपने ऑफर दिया, लेकिन ये ऑफर दरअसल ऐसा नहीं है कि आप उस पर कैशबैक देंगे या फिर वो ऑफर पूरी तरह से जनता के लिए मुफ्त है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने दरअसल बाय बैक वाला ऑफर दिया, यानी कि आप कुछ बेचिए, एक्सचेंज में हम आपको ऑफर देंगे। और वो इसलिए कह रही है कि बीजेपी के शासनकाल में चल रही खड़ाऊ योजना, यानी कि जो हमारी चरण पादुका योजना है, इसके साथ आयुष्मान भारत योजना, बीजेपी का कहना है आपने इन तमाम योजनाओं को बंद किया और आपको जो बेहतर लगता है जनता के लिहाज से आप वो थोपना चाह रहे हैं। जी आसिफ जी, 2 अलग अलग बातें आपने कही। बंद किया चूंकि वो योजना असफल थी। खड़ाऊ योजना को बंद करके 150 रुपए एक चप्पल ना बांट के हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2500 की जगह 4000 रुपए प्रति मानक गड्डी के हिसाब से देने का निर्णय किया। जब हमने सीधे 1500 बढ़ा दिया तो खड़ाऊ चप्पल के बजाय स्वयं जाके अच्छा चप्पल पैरागॉन का बाटा के ले सकते हैं। सरकारी चप्पल जो कि 280 में आता है, जबकि 180 रुपए में बाजार में अच्छे अच्छे चप्पल आ जाते हैं, उसको ना लेकिन उन्होंने 280 में चप्पल खरीदी, उसमें भी कमीशन खाया चरण पादुका में। पहली बात। दूसरी बात, आयुष्मान योजना पूरी तरह असफल थी, किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता था, उसमें इतनी विसंगतियां थी। उसको बदल के यदि हमने कोई अच्छी नीति लाई है तो इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि इसकी निंदा होनी चाहिए। हम किसी आदमी को अनुदान या भत्ता में भरोसा नहीं करते, हम उसका लिविंग स्टैंडर्ड भरोसा बढ़ाने में रखते हैं। किसानों को 25 रुपए समर्थन मूल्य देकर उनका कर्ज माफ करके हमने उनको मुख्य धारा में लाया है और किसान राज्य को हमने ला के उन्नत राज्य श्रेणी में लाया और साथ ही सारे बाजार खुश हो गया। दूसरी बात, एक बात सुनानी जी ने की 28,000 करोड़ की, 28,000 करोड़ का कर्ज इन्होंने भारत सरकार रिजर्व बैंक से लिया, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से और दूसरी पंचायती योजनाओं के लिए जापान से जर्मनी जो लोन लिया नवांजोर के नाम पे, वो सारा पैसा खा गए। कुल मिला के 90,000 करोड़ का कर्ज और खाली खजाना हमारे लिए छोड़ के गए हैं। ये कर्ज की बात करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रतिभूतियां भेजी, यहां तक कि विश्वविद्यालय की संरक्षित भूमि और प्रतिभूतियों को भी इन्होंने बेच खाया है। नहीं शुक्ला जी, उसमें ऐसा है सर, जब तक आप विपक्ष में थे तब तक ये इस तरह के आरोप ठीक थे। अब तो आप ये बताइए कि हमको ये जानकारी मिली और उस पर जांच कराएंगे। मैं कर्ज की स्थिति इसको प्रमाणित करना होगा, ये आपको इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। ये फालतू बातें, छुपे हुए आधारहीन बातें विधानसभा पटल में रखिए। शुक्ला जी आप है। शुक्ला जी एक मिनट सर, एक मिनट सुनानी जी, एक मिनट। गंगेश सर देखिए, ये बात पूरी तरह साफ है। गंगेश सर, आपसे मेरा सवाल है कि अब नई सरकार है, अपने तरीके से काम करेगी, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को इस बिहाफ पर या इस नोट पर थोड़ी सी छूट मिल सकती है कि विधानसभा चुनाव चूंकि हाल ही में हुए हैं, अभी 80 दिन की सरकार है और ऐसे में जो वादे 5 साल के लिए किए गए हैं उस पूरे पर उसको ना कसा जाए या वो उस कसौटी पर उसे ना देखा जाए? वक्त अभी बाकी है इस सरकार का। बिल्कुल, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने बहुत भारी भरकम घोषणा पत्र लेके जनता के बीच गई थी। कांग्रेस उस घोषणा पत्र को लागू कर पाना, त्वरित लागू कर पाना तो संभव ही नहीं है। उनकी जो प्रारंभिक प्राथमिकताएं थी उनको उन्होंने लागू करना शुरू किया, खास तौर पे किसानों के लिए उन्होंने लागू किया। और उसके इस बीच में ये चीज देखने में आ रही थी कि जो लगातार तबादले यहाँ पे हुए, उस पर भाजपा ने आरोप भी लगा कि यहाँ पे तबादला उद्योग शुरू हो गया है। हर दूसरे दिन तबादले हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, जारी है। तो इसको लेके ना नाराजगी शुरू हो गई थी कर्मचारियों के बीच। अभी ये जो मुझे लगता है कि अभी ये जो घोषणा हुआ है कि 10 DA बढ़ाने की घोषणा और पुलिस कर्मचारियों को जो 1 दिन की छुट्टी घोषणा हुई है, ये लगता है मुझे कि इन दोनों ही वर्ग को बैलेंस करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए किया गया है। हालांकि इनके घोषणा पत्र में था और मेरे को, हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मीडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग इनकी जो प्राथमिकता है उसको पूरी करने के बाद संभवतः ये सब चीजें जो है लोकसभा चुनाव के बाद आएंगी। लेकिन इसको लोकसभा चुनाव के पहले इसलिए लाना पड़ा कि निश्चित तौर पर कर्मचारियों पे यहाँ पे असंतोष फैलना शुरू हो गया था। ठीक, सुंदरानी जी, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को प्रभावित करता। ठीक, सुंदरानी जी सर, 1 दिन का वीक ऑफ मिलेगा तो पुलिस वालों को आराम मिलेगा। 5% की जगह 9% DA बढ़ेगा तो कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सर, बीजेपी का वोट कैसे बढ़ेगा?
देखिए, बीजेपी का वोट कैसे बढ़ेगा ये तो आने वाला चुनाव बताएगा कि परिणाम क्या आते हैं। ये इतने भयभीत हैं मोदी जी से कि ये लगातार इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। ये खजाने को भी नहीं देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की आय को भी नहीं देख रहे हैं, बजट को भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन करें, अच्छी बात है, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं। कर्मचारियों को भरपूर दें, क्योंकि और भी कर्मचारियों की मांगे हैं, उसको भी पूरा करना चाहिए इनको। संविदा में जो कर्मचारी है उनको भी लाना चाहिए, सबको नियमित करना चाहिए। हम तो स्वागत करेंगे इन चीजों का। सर मुझे बात बताइए, जब रमन सिंह के लिए, आपकी सरकार के लिए यही अमित शाह, यही पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू है, तब तो उनकी सुनवाई नहीं होती। स्मार्ट कार्ड योजना से 50,000 रुपए गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलता था डॉक्टर रमन सिंह जी का, वो योजना बंद की। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को चरण पादुका, वो योजना बंद की। सुंदरानी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं इस चुनाव में मोदी जी के नाम से भयभीत है। ठीक, सुंदरानी सर मुझे बताइए, जब रमन सिंह के लिए और आपकी बीजेपी सरकार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ लगातार आए, तो जनता ने उसे अस्वीकार किया, उस अपील को, जो अपील आप वोटों के लिए कर रहे थे। फिर क्या वजह है कि यही चेहरे जब लोकसभा में अपने लिए चुनाव मांगेंगे तो वो चीजें अलग होंगी क्या? देखिए, राज्य सरकार का अलग मामला था। 15 साल की हमारी सरकार थी। हमारे कोई गलतियां हमसे हुई होगी, उनका हमको सबक मिला। हम हार को स्वीकार किए, बड़े मन से स्वीकार किए। हमने गलतियां करी होगी, लेकिन आज हमको जनता ने प्रतिपक्ष में रखा है। प्रतिपक्ष पूछेगा साहब कि शराबबंदी कब लागू होगी। इन्होंने कहीं शपथ पत्र में नहीं कहा था कि हम 3 अध्ययन दल बनाएंगे। ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं आसिफ जी। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते के मामले में ये कमेटी बना के उसका विचार करेंगे। ये सब लोकसभा चुनाव में जवाबदेही न बने। ये लोकसभा चुनाव में जनता को ये बताएं कि हमने तो शराबबंदी के लिए 3 अध्ययन दल बना दिए, हमने तो युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने जी, आप सवाल उठा रहे हैं तो पूछ लेता हूं। बना दी है। सुंदरानी जी, आप सवाल उठा रहे हैं, मैं पूछ लेता हूं। शुक्ला जी, ठीक है, देखिए ये बड़ी व्यवहारिक बात है कि अगर आपने कहा कि हम मैच खेलेंगे तो उससे पहले जाहिर तौर पर सर पिच तैयार होगी, टॉस भी होगा, उसके बाद आप पैड भी पहनेंगे और हेलमेट पहनेंगे, तब मैच होगा। वो हम समझ रहे हैं कि शराबबंदी होगी तो मतलब चीजें हैं, लेकिन सर कोई समय सीमा तय करनी चाहिए या नहीं, या सरकार इस मामले में अपनी रफ्तार से बढ़ रही है? आसिफ जी, निश्चित तौर पर बार बार संकल्प के साथ बात दोहराई गई है कि नशाबंदी होगी। इनके जमाने में बिल्लियां दूध की रखवालियां करती थी और अब ये हमसे प्रतिप्रश्न कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 लाख आया क्या? धारा 370 हटी क्या? राम मंदिर बना क्या? देश मजबूत हुआ क्या? नोटबंदी का लाभ हुआ क्या? जीएसटी से फायदा हुआ क्या? ये मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपकी घोषणाएं हुई क्या? हर हाथ को रोजगार मिला क्या? हर हाथ को काम मिला क्या? बिल्कुल, मैं इसका झूठी बातें करने वाले लोग, अरे पहले तो 15 लाख आप अपना जवाब दीजिए। समस्या तो यही है, पूछिए कुछ, जवाब कुछ आता है, फिर वक्त नहीं चला जाता है, बाद में आप कहते हैं वक्त नहीं मिला। गंगेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गंगेश सर, एक मिनट शुक्ला जी। गंगेश सर, आपको लगता है कि सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है? एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट सर, शुक्ला जी एक मिनट, सुंदरानी जी एक मिनट सर, शुक्ला जी एक मिनट, अरे सर एक मिनट रुकिए ना सर, ठीक है आप नहीं चुप होंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्रीचंद सुंदरानी साहब, चंद्रशेखर शुक्ला जी। इसके साथ साथ गंगेश जी, माफी चाहूंगा सर, वक्त देना चाहता था मैं आपसे, लेकिन ये सियासत का शोर ही ऐसा होता है, अमूमन आम आदमी की आवाज दबी जाती है।